तो आप लोग जब अगस्त सितंबर के टाइम पे जब जेआरएफ की वैकेंसीज आएंगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उस टाइम पे अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने एमटेक ज्वाइन कर लिया होता है और बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो कोचिंग करने लग जाते हैं। दोस्तों गेट एग्जाम में हर साल लगभग 10 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं, जिनमें लगभग 70 to 80,000 स्टूडेंट्स इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हैं। और इन 70 to 80,000 स्टूडेंट्स में से बस 7 to 8,000 स्टूडेंट्स ही किसी आईआईटी या किसी अच्छे एनआईटी या फिर पीएसयू में प्लेस हो पाते हैं, और बाकी स्टूडेंट्स को या फिर दोबारा से कोई एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ती है या फिर उनको फिर से घर ही बैठना पड़ता है। और इसका कारण है कि उनकी लैक ऑफ अवेयरनेस। उनको ऐसा लगता है कि यार गेट जस्ट क्वालिफाई करके कोई भी फ़ायदा नहीं है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको मैं यही बताऊंगा कि गेट जस्ट क्वालिफाई करके भी आपके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस चलिए मान लेते हैं कि आपके गेट में ज़्यादा नंबर नहीं आए, लगभग 35 to 40 मार्क्स ही आए हैं, और आपने अपना गेट एग्ज़ाम लगभग जस्ट क्वालिफाई से ज़रा सा ऊपर किया है। इसके अलावा ये मान लेते हैं कि आपकी बीटेक की जो परसेंटेज है वो भी ठीक ठाक है, दैट मीन्स अराउंड 70%। अगर सीजीपीए में बात करें तो अराउंड 7.5 सीजीपीए। तो अब बात करते हैं कि यार ऐसी बीटेक परसेंटेज में है और गेट स्कोर भी जस्ट क्वालिफाई से ज़रा सा ऊपर में है, क्या कोई कैरियर पॉसिबल है? तो मैं बोलूँगा हाँ, कैरियर पॉसिबल है। तो आज हम इसी बारे में बात करते हैं कि क्या क्या कैरियर्स पॉसिबल हैं और आपको कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहला कैरियर जो पॉसिबल है वो है आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो डीआरडीओ, बार्क, इसरो, सीएसआईआर लैब्स, इन सब में टाइम टू टाइम लगभग हर महीने किसी ना किसी लैब में, हर महीने 4-5 लैब्स में, इन सब में वैकेंसीज आती रहती हैं। 5 वैकेंसी, 10 वैकेंसी, 20 वैकेंसी, ये सारी वैकेंसीज आती रहती हैं। इन लोगों को जेआरएफ की ज़रूरत पड़ती रहती है। और ये वैकेंसीज कब आती हैं, कैसी आती है, ये हम लोग अपने जॉब स्टॉक के एपिसोड्स में डिस्कस करते रहते हैं। मतलब हम लोग अपने जॉब स्टॉक के एपिसोड में आपको बताते रहते हैं जब भी जेआरएफ या ऐसी कोई वैकेंसी आती है। अब इन वैकेंसीज में अप्लाई करने का सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है लगभग 2-2.5 साल के लिए 25,000 पर मंथ की। और उसके बाद आपने डीआरडीओ, बार्क, इसरो या फिर सीएसआईआर लैब्स जैसी जगहों से जेआरएफ कर रखा है तो आपको एसआरएफ के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे ऑफर आ सकते हैं। और इसके अलावा आप इंडस्ट्री में भी जाएंगे तो आपको कोई भी हैंड टू हैंड ले लेगा। तो इन जेआरएफ के लिए आप लोग अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी मोस्टली लगभग सारे ही स्टूडेंट्स इनके लिए अप्लाई कर देते हैं। तो आप लोग जब अगस्त सितंबर के टाइम पे जब जेआरएफ की वैकेंसीज आएंगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उस टाइम पे अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने एमटेक ज्वाइन कर लिया होता है और बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो कोचिंग करने लग जाते हैं दोबारा से। तो जेआरएफ एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसलिए मैंने इसको नंबर 1 पर रखा है। तो गाइस सेकंड अपॉर्चुनिटी आपके पास, आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए देख सकते हैं। अगर आपके पास रुपया पैसा है और लेकिन आप ड्रॉप नहीं लेना चाहते हैं तो आप फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए देख सकते हैं। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक, ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको एमटेक करा सकती हैं। और फॉरेन यूनिवर्सिटी से एमटेक और ये सब चीज़ें करने के बाद जब आप इंडिया आएंगे तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ के लोग फॉरेन यूनिवर्सिटी को हवा समझते हैं। उनको लगता है कि फॉरेन यूनिवर्सिटी बहुत तोप की बात है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। थर्ड ऑप्शन, आप एमएस या फिर पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एमएस एमएस क्या होता है, कैसे ये एमटेक से कैसे डिफरेंस है, ये मैंने एक अलग वीडियो में बता रखा है। आप ऊपर मैंने आई आइकन पर क्लिक करके देख सकते हैं, बता द डिफरेंसेस बिटवीन एमएस एंड एमटेक। तो एमएस लगभग 2.5 to 3 ईयर्स का कोर्स है। इसमें आपको अच्छे चांसेस मिलते हैं अब्रॉड पीएचडी करने के लिए, क्योंकि ये ज़्यादातर रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स है। प्लेसमेंट एमटेक के कंपैरिजन में ज़रा कम है एमएस में, बट अब्रॉड पीएचडी के ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं। और एमएस या फिर पीएचडी के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो आपकी बीटेक परसेंटेज देखी जाएगी, प्लस आपके गेट का स्कोर देखा जाएगा, प्लस आपका इंटरव्यू भी होगा। तो बीटेक परसेंटेज देखते समय ये लोग आपका जो आपने फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट किया होगा वो भी देखेंगे। इसके अलावा जो आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज है या नहीं है, क्योंकि आजकल हर ब्रांच में कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है,
तो वो लोग देखेंगे कि आपको सॉफ्टवेयर की नॉलेज है या नहीं है, क्योंकि उनको अच्छे स्टूडेंट चाहिए अपने अंदर, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश करा सकें। और उसके बाद किसी किसी कॉलेज में गेट स्कोर मांगा जाता है एमएस और पीएचडी के इंटरव्यू के बाद, किसी किसी में नहीं मांगा जाता है। जैसे आईआईटी गुवाहाटी हो गया, आईआईटी कानपुर हो गया, ये लोग गेट स्कोर नहीं मांगते हैं, अपना खुद का टेस्ट कराते हैं। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आपका गेट में कम मार्क्स भी आया तो आप खुद के टेस्ट वाले आईआईटीज में भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद ये मैं एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर दूं कि आप एमएस और पीएचडी में अप्लाई जो करना है वो अक्टूबर के टाइम पे करना है आपको, अभी नहीं करना है। जो जो अभी अप्रैल मई के टाइम पे जो फॉर्म्स निकलेंगे, अगर उसमें आप अप्लाई करोगे तो उसमें बहुत भीड़ होगी, ज़्यादातर बच्चे अभी अप्लाई कर लेते हैं। तो अगर आपके कम नंबर हैं तो विंटर सेशन में अगर आप अप्लाई करेंगे तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। इसके बाद बारी आती है एमटेक की। तो एमटेक के लिए आप अभी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि विंटर सेशन में एमटेक के कोई फॉर्म नहीं निकलते हैं। तो एमटेक में अगर आप अप्लाई करें तो आप इंटर डिसिप्लिनरी कोर्स के लिए अप्लाई करें। अगर आपने सोचा है कि आपने एमटेक आईआईटी से ही करना है, तो इंटर डिसिप्लिनरी कोर्स जैसे एनर्जी स्टडीज, एरोस्पेस, मटेरियल साइंस, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग कुछ आईआईटीज में एज अ सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, कुछ में इंटर डिसिप्लिनरी कोर्स है। तो बड़े आईआईटीज में आप इन इंटर डिसिप्लिनरी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे अवेयर नहीं होते हैं इन कोर्सेज के लिए और अप्लाई नहीं करते हैं, तो आपको मिलने के चांसेस हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो है प्रोजेक्ट असिस्टेंटशिप, इसको जेआरएफ कहते हैं इन आईआईटीज। तो बहुत से आईआईटीज में जो है वो बहुत से प्रोफेसर टाइम टू टाइम अपने अंदर जेआरएफ की वैकेंसीज निकालते रहते हैं, और वो वैकेंसीज के लिए आपको उनकी वेबसाइट में जाना पड़ेगा। मतलब सारे जो भी आईआईटीज आपको अच्छे लगते हैं, साथ ही हैं टॉप 7-8 आईआईटीज हैं, उन 7-8 आईआईटीज की वेबसाइट में रेगुलरली आपको जाना होगा। तो वहाँ पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि कौन से प्रोफेसर ने जेआरएफ की वैकेंसी निकाली है। बहुत कम लोग इसके लिए अवेयर होते हैं। तो इसमें आपको, अगर आपका बीटेक का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, आप इंटरव्यू ठीक ठाक दे देते हैं, और तो उसके बाद आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या होता है कि मान लीजिए किसी प्रोफेसर ने किसी आईआईटी में प्रोजेक्ट असिस्टेंटशिप की वैकेंसी निकाली, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उस आईआईटी की वेबसाइट में जाना है, उसके बाद उस आईआईटी की वेबसाइट में उस प्रोफेसर का लिंक होगा, तो उस प्रोफेसर की प्रोफाइल में जाना है। उसके बाद उस प्रोफेसर की प्रोफाइल में कुछ उस प्रोफेसर का इंटरेस्ट क्या है और उस प्रोफेसर ने क्या क्या रिसर्च पेपर निकाले हैं पास्ट में, वो सब दिया होगा। तो आपको उसके जो इंटरेस्ट हैं और उसने क्या क्या रिसर्च पेपर निकाले हैं उन पर अच्छे से डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी, और एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाना पड़ेगा कि मैं इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हूँ और ये सब है, इसलिए मैं आपके अंदर आना चाहता हूँ। तो अच्छे से आपको उसकी इंटरेस्ट की चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस तैयार करना होगा, ठीक है। तो जो प्रोजेक्ट असिस्टेंटशिप है उसमें बीटेक का प्रोजेक्ट आपका पूछा जाएगा, आपका इंटरव्यू होगा, और उसके बाद आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी अच्छा होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आपको जेआरएफ के लिए कोई भी प्रोफेसर अपने अंदर ले सकता है, और अगर आपने जेआरएफ में उसके अंदर अच्छा काम किया तो आपको एसआरएफ के लिए प्रमोट कर सकता है। तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप रिसर्च में बहुत अच्छे हैं और गेट में आपके ज़्यादा मार्क्स नहीं आ पाए हैं। इसके अलावा अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं कि यार ये सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, ये सारी की सारी बातें हमने डिस्कस कर दी कि प्रोजेक्ट असिस्टेंटशिप, एमटेक, एमएस, पीएचडी। इसके बाद मेन पॉइंट ये आता है कि यार प्लेसमेंट है या नहीं है। इंटर डिसिप्लिनरी कोर्स से भी अगर हम एमटेक कर लेंगे, या फिर हमने एमएस कर लिया, फिर हमने पीएचडी कर लिया आईआईटी से, या फिर हमने जेआरएफ कर लिया, इसके बाद प्लेसमेंट कहाँ है। तो प्लेसमेंट के लिए सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप खाली नहीं बैठ रहे हैं, आपको स्कॉलरशिप मिल रही है। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो आपको 31,000 पर मंथ की स्कॉलरशिप मिल रही है। अगर आप जेआरएफ कर रहे हैं तो अराउंड 20,000 पर मंथ की स्कॉलरशिप मिल रही है। अगर आप एमटेक या फिर एमएस कर रहे हैं तो अराउंड 13,000 पर मंथ की स्कॉलरशिप मिल रही है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास आईआईटी का टैग है। तो इस आईआईटी के टैग के बाद आप अब जब भी कॉलेज से निकलेंगे तो आपको 40,000 पर मंथ की सैलरी वाला कोई ना कोई कॉलेज मिल ही जाएगा। इतने पूरी इंडिया में भीड़ है बीटेक के कॉलेजेस की, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की। तो उन लोगों को चाहिए कि आईआईटी का टैग उनके कॉलेजेस के साथ एसोसिएटेड हो। तो आप अराउंड 40,000 45,000 अगर बोलेंगे तो वो लोग मान जाएंगे। तो कोई भी कॉलेज आपको रखना चाहेगा जब आप आईआईटी से निकलेंगे।
तो ये एक ऑप्शन है हमेशा के लिए। इसके अलावा भी प्लेसमेंट्स होते हैं कॉलेजेस में, तो आपको कोशिश करनी है कि आप टॉप स्टूडेंट्स में से रहें और आपका प्लेसमेंट हो जाए। इसके अलावा मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप आईआईटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप लगभग सारे के सारे आईआईटीज़ में अप्लाई, और आप चाहते हैं कि आप आईआईटी से एमटेक या एमएससी या पीएचडी करें तो आप कोशिश करें कि आप सारे के सारे आईआईटीज़ में अप्लाई करें। ऐसा ना हो कि आप 1 या 2 में ही अप्लाई करें और बाकी के फॉर्म छोड़ दें। जितने ज़्यादा फॉर्म्स के लिए अप्लाई करेंगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ेंगे। सो ऑलराइट गाइस, ये थी हमारी कुछ टिप्स ताकि आपको खाली ना बैठना पड़े और ताकि आपको पता चले कि क्या क्या रियल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप अवेयर हो कि गेट में कम स्कोर लाने के बाद भी आप अपने आप को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने लिए कैसे अच्छा कैरियर कल्टीवेट कर सकते हैं। सो ऑलराइट गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए द गेट हंट चैनल को, और बेल आइकन को भी दबा देना, बिकॉज अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आपको नहीं पता चलेगा कि अगला गेट टॉक कब आया है। सो ओके, बाय बाय।